हेलो एवरीवन। आज हम प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट के 23rd लेक्चर को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर कि इसका कंटेंट आपके वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हैंडआउट्स, वीडियो लेक्चर्स और प्रेजेंटेशन स्लाइड्स को रिव्यू करने के बाद बनाया गया है और इसमें अपना रिसर्च वर्क भी ऐड किया गया है। ये इस लेक्चर का कंटेंट है, आप इसको रिव्यू कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जिसका नाम है क्वालिटी। जी, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वालिटी के एक डेफिनेशन से। तो इट इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस टू कंसिस्टेंटली मीट और एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। इसको ज़रा डिटेल से समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसमें प्रोडक्ट्स और सर्विस का जिक्र है। प्रोडक्ट हमने डिस्कस किया था कि ये वो टैंजिबल आइटम्स होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह गाड़ी हो गई, मोबाइल हो गया, फर्नीचर हो गया, ठीक है। और सर्विसेज हमने डिस्कस किया था कि इनटैंजिबल आइटम्स होते हैं, वो आइटम्स जिनको हम टच नहीं कर सकते। यहाँ पर किसी की मदद की जा रही होती है, किसी की सपोर्ट की जा रही होती है, हेल्प की जा रही होती है, ठीक है, फैसिलिटेशन की जा रही होती है। इस तरह हमारे पास बैंक हो गया, होटल्स हो गए, इन दोनों एरियाज़ में कस्टमर्स की हेल्प या सपोर्ट की जा रही होती है, ठीक है, उनके लिए कोई काम किया जा रहा होता है। या डिलीवरी की जो हमारी सर्विसेज होगी, जहाँ पर आप कोई फूड ऑर्डर करते हो और आपको वो डिलीवर होता है आपके होम एड्रेस पर, तो वो सर्विसेज में आता है। तो प्रोडक्ट या सर्विस की सलाहियत जिसमें वो मुसलसल कस्टमर की तवक्कुआत पर या तो पूरा उतर रही हो या फिर उससे बढ़कर हो, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट या सर्विस क्वालिटी की कहलाती है, ठीक है। आइए इसको एक आसान एग्जांपल से भी समझते हैं। तो अपनी इस एग्जांपल को हम कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस से स्टार्ट करते हैं। कोई भी कस्टमर कोई प्रोडक्ट या सर्विस हासिल करना चाह रहा है, तो उसको हासिल करने से पहले उस कस्टमर की कुछ एक्सपेक्टेशंस, कुछ ख्वाहिशात, कुछ उम्मीदें, कुछ तवक्कुआत होंगी उस प्रोडक्ट या सर्विस से, ठीक है। मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ। फ़र्ज़ करें मैंने एक प्रोडक्ट ख़रीदनी है, मैंने एयर कंडीशन ख़रीदना है अपने कमरे के लिए। तो उसको ख़रीदने से पहले मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी उससे, ठीक है। वो एक्सपेक्टेशंस क्या हो सकती हैं कि वो मैं जिस मकसद के लिए ख़रीद रहा हूँ वो उस मकसद को पूरा करे, अपने एसेंशियल फंक्शन या बेसिक फंक्शन को पूरा करे। वो क्या हो सकता है कि गर्मियों में मेरे कमरे को वो कम टाइम में अच्छे तरीके से ठंडा करे, ठीक है। ये एक एक्सपेक्टेशन हो सकती है मेरी उससे। एक्सपेक्टेशन एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। एक और भी हो सकती है कि उसकी शेप, उसका डिज़ाइन जो है वो मॉडर्न लुकिंग हो, ठीक है, अपीयरेंस वाइज अच्छा हो, ठीक है, उसके अंदर स्पेशल फीचर्स हो, ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होती हो, ठीक है। उसके बारे में जो कंपनी दावा करती है वो उन उम्मीदों पर भी पूरा उतरे, ठीक हो गया। उसकी वारंटी मुझे अच्छे टाइम के लिए दी जाए, ठीक है, यानी प्रोडक्ट की लाइफ अच्छी हो। वो मुसलसल अच्छा परफॉर्म करे, ऐसा ना हो कि पहले साल में उसकी कूलिंग अच्छी हो, बाद में उसकी ख़राब हो जाए। उसके बारे में लोग अच्छी राय रखते हों, अच्छी रेपुटेशन हो उसकी मार्केट के अंदर। या उसमें अगर कल को कोई मसला भी मुझे पेश आए तो उसकी जो रेलेवेंट कंपनी है वो मुझे अच्छे तरीके से डील करे, ठीक है। अगर कोई पार्ट रिप्लेस करना है तो आसानी से रिप्लेस करके दे, अगर तो वारंटी के अंदर है, ठीक है। या मैं जो मालूमात हासिल करना चाह रहा हूँ उस पर मेरी अच्छी तरीके से मदद करे, ठीक हो गया। तो ये तो प्रोडक्ट के केस में मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। फिर देखते हैं सर्विस के केस में मेरी एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है। फ़र्ज़ करें मैं किसी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाने जा रहा हूँ और मैं जिस बैंक जा रहा हूँ उससे मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है। अब वो एक्सपेक्टेशंस क्या हो सकती हैं कि वो मेरा अकाउंट 15 मिनट के अंदर खोल देंगे, ठीक है। वहाँ पर जो स्टाफ होगा वो बहुत कर्टियस होगा, ठीक है, वो अच्छे तरीके से बात करेगा, वो नॉलेजेबल होगा, जो मालूमात मुझे चाहिए होंगी वो देर अंदर मुझे प्रोवाइड कर देगा। मैं वहाँ पर जाऊँगा तो वहाँ पर मेरी मदद के लिए कोई ना कोई होगा, गाइड करने के लिए कोई होगा। जिस हॉल में मुझे वो वेट कराएंगे वो साफ़ सुथरा होगा, ठीक है। तो या जिस मकसद के लिए मैं जा रहा हूँ बस वो मकसद मेरा अच्छे तरीके से पूरा होगा, ठीक है। तो वहाँ पर उस बैंक में जाने से पहले मेरी कुछ तवक्कुआत होंगी। इन दोनों के केस में अगर मैं एक स्केल लूँ, ठीक है, इस एग्जांपल को एक स्केल की मदद से समझते हैं। अच्छा, इस स्केल को मैं यूज़ ऐसे कर रहा हूँ कि प्रोडक्ट या सर्विस को हासिल करने से पहले जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं उन एक्सपेक्टेशंस को मैं एक नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। 0 एक बुरा स्कोर होगा, 10 एक अच्छा स्कोर होगा, ठीक है। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि चलो पहले हम प्रोडक्ट को आगे लेके चलते हैं, एसी की एग्जांपल को, ठीक है, कि एसी खरीदने से पहले मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी उसमें जो मैंने पॉइंट्स बताए थे उनको मैं टोटल नंबर दे देता हूँ उन्हें, ठीक है, कि मेरी है कि ये 8 आउट ऑफ 10 परफॉर्म करेगा, ठीक है। जिसमें परफॉर्मेंस भी थी, उसकी अपीयरेंस भी थी, उसकी लाइफ भी थी, उसकी रेपुटेशन भी थी, आफ्टर सेल सर्विसेज भी थी, फीचर्स भी थे, सब कुछ सब मिला के मैं कहता हूँ कि जी एटलीस्ट 8 तो रिजल्ट आना चाहिए इसका, ठीक है। और ये 8 जो है मैं इसको लॉक कर रहा हूँ एज एन एक्सपेक्टेशन, ठीक है, फॉर एसी। अब जब मैंने एसी ख़रीद लिया और एसी को इस्तेमाल किया तो फ़र्ज़ करें अगर इस्तेमाल करने के बाद मेरी उसके बारे में जो राय बनी उसका नंबर भी 8 ही आया, ठीक है, कि वो मेरी उम्मीदों पर, इसका मतलब ये है कि पूरा उतरा है, ठीक है, इसने मेरी एक्सपेक्टेशंस को मीट किया है। तो यहाँ पर वो सर्विस या प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी की कहलाएगी। अगर बैंक की एग्जांपल थी, वहाँ पर मैंने बैंक गया और वहाँ पर मैंने अपने अकाउंट को खुलवाया, एक्सपेक्टेशंस वर 8, और उसके बाद जो मेरी अकाउंट खुलवाने के बाद जो राय बनी वो भी 8 ही निकली, तो वो मीट कर गई, ठीक हो गया। अगर ये नंबर 8 की जगह 9 होता है या इससे ज़्यादा होता है तो उसका मतलब है कि वो एक्सीड कर रहा है,
ज़्यादा स्कोर मिल रहा है मुझे, ठीक है, मेरी जो राय है वो मेरी जो एक्सपेक्टेशन है उससे ज़्यादा है, तो भी वो अगेन क्वालिटी की प्रोडक्ट है, ठीक है। तो मीट 8 था और एक्सीड जो है वो 9 और 10 है, ठीक है। अब इसका ऑपोजिट क्या होगा कि मेरी एक्सपेक्टेशंस वर 8, ठीक है, लेकिन जो मेरी उस एसी को इस्तेमाल करने के बाद जो राय बनी, ठीक है, या फिर वहाँ पर जब बैंक में मैंने अकाउंट खुलवाया और उसके बाद जो मेरी राय बनी वो 7 बनी, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 8 या अबव। तो इसका मतलब ये है कि ये मेरी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरा, ठीक है। तो 7 या 7 से बिलो जितना भी स्कोर होगा, इसका मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो क्वालिटी की नहीं होगी, ठीक हो गया। तो ये एक अटेम्प्ट थी आपको क्वालिटी को एक बेहतर तरीके से समझाने की। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपने इससे पहले समझाई हुई डेफिनेशन जो मैंने क्वालिटी की आपको बताई और उसके जो एग्जांपल समझाई उसको अगर बेहतर तरीके से समझ लिया तो आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक्स जो हैं वो आसान होने लगे, इवन नेक्स्ट लेक्चर भी आसान होने लगा, ठीक है। अदरवाइज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको दोबारा से रिव्यू कीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी, या जिसको हम कैटेगरीज ऑफ क्वालिटी भी कहते हैं। प्रोडक्ट्स के लिए ये 8 हैं, सर्विसेज के लिए ये 5 हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी फॉर प्रोडक्ट्स जो है उसको पढ़ते हैं कि वो क्या है, ठीक है। तो ये हमारे पास हैं जी 8 डायमेंशंस ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी। इन डायमेंशंस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अच्छा, इससे पहले एक गाइडलाइन एग्जाम के लिए कि अगर आप इस तरह के डायमेंशंस जो कि वर्ड्स की फॉर्म में लिखे होते हैं उनको याद कर लेते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात उनको रिकॉल करना एग्जाम में फिर मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए एक गाइडलाइन ये है कि जो डिफरेंट लेटर्स हैं, फर्स्ट लेटर्स इनके, इनको आप अलग करके इनसे आप अपनी मर्जी के कुछ कीवर्ड्स बना लिया करें ताकि आपको फिर वो रिकॉल करने में आसानी हो, ठीक है। बाज़ आप इन जिस तरह ये 8 हमारे पास डिफरेंट लेटर्स बनेंगे, उनका अगर कोई एक वर्ड बना सकते हैं एज अ कीवर्ड तो वो तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। लेकिन बाज़ वो मुमकिन नहीं होता, तो आप फिर उसके 2 या 3 बना लें। जैसे इस केस में मैंने पहले ये लेटर्स उठाए सारे और मैंने उसके 2 तरीक़ों से कुछ कीवर्ड्स बना लिए, ठीक है। पहला मैंने ऐसा बनाया कि मुझे टेलीकॉम के कुछ कीवर्ड्स या टर्म्स पसंद हैं, तो मैंने वो बना लिए इसके जो कि इन्हीं से बने हुए हैं। जिस तरह पीएफ टेलीकॉम में अक्सर यूज़ होता है प्रॉब्लम ऑलरेडी फिक्स्ड के लिए, सीडीआर कॉल डिटेल रिकॉर्ड के लिए यूज़ होता है, ठीक है। पीएस जो है वो पैकेट स्विचिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और ये पी जो है वो अगेन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ए इसको, एफ इसको, ठीक है, सिमिलरली सी इसको। तो ये जब मैं याद कर लूँगा कि जी वहाँ पर पी एफ आया था, सी डी आर था, पी एस था, तो पी एफ में पी से ये बनता था, तो फिर आसान हो जाता है। आप इस तरीके से अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप पाकिस्तान एयरफोर्स यूज़ करना चाह रहे हैं, रिमोट कंट्रोल, या जो पाकिस्तान पुलिस के में जो एक रैंक होता है डीएसपी का। तो ये अब आपकी मर्ज़ी है कि आपको कौन से कीवर्ड जो है वो बेहतर तरीके से याद रहते हैं, उनको आप अपनी मर्ज़ी का बना लें, तो फिर उसको रिकॉल करने में आसानी होगी। अच्छा, इस टॉपिक का मकसद ये है कि इसमें ये जो 8 कैटेगरीज या डायमेंशन दी गई हैं वो प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ हमेशा एसोसिएट होती हैं। तो कोई कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट बनाने जा रही है तो वो इन डायमेंशन या कैटेगरीज का हमेशा ख्याल रखती है, ठीक है। या अगर कोई कस्टमर कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहा है तो वो भी एक प्रोडक्ट को इन डायमेंशंस के थ्रू एसेस करता है, ठीक हो गया। तो फर्स्ट वन इज़ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस किसी भी प्रोडक्ट के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स या एसेंशियल फंक्शन, या जिसको इन सिंपल टर्म्स हम कहते हैं कि असल मकसद को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। असल मकसद किसी प्रोडक्ट का क्या है वो उसकी परफॉर्मेंस को ज़ाहिर करता है। अब जैसे मोबाइल के केस में या स्मार्टफोन के केस में उसका असल मकसद क्या है, उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी कि उससे कॉल की जाए, उससे कॉल रिसीव हो, उससे एसएमएस किए जाएँ, उससे एसएमएस रिसीव हो, उस पर डाटा इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है। तो ये उसकी परफॉर्मेंस को ज़ाहिर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एस्थेटिक्स। तो एस्थेटिक्स किसी भी प्रोडक्ट की अपीयरेंस को ज़ाहिर करता है, ठीक है। वो उसकी शेप हो सकती है, डिज़ाइन हो सकता है, वेट हो सकता है, कलर हो सकता है, साइज़ हो सकता है, ठीक है। तो ये तमाम के तमाम एस्थेटिक्स में आते हैं किसी भी प्रोडक्ट की। नेक्स्ट हमारे पास है फीचर्स। तो इसको आप परफॉर्मेंस का सबसेट कह लें। ये वो आइटम्स होती हैं जो कि किसी प्रोडक्ट के अंदर ज़रूरी तो नहीं होती, यानी एसेंशियल तो नहीं होती, या उसका मेन फंक्शन तो नहीं होती, लेकिन ये कुछ एडिशनल चीज़ें होती हैं, ठीक है। जिससे वैल्यू बढ़ती है किसी भी प्रोडक्ट की। अब मैं अगर बात करूँ गाड़ी के अंदर, जो उसकी असल परफॉर्मेंस की एग्जांपल होगी तो ये होगी कि आपको अच्छी तरीके से आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, वो उसकी परफॉर्मेंस होगी। लेकिन ये है कि अगर उसमें फ़ीचर्स की बात होगी तो उसके अंदर अगर जीपीएस सिस्टम है, ठीक है, सीट वार्मर का कोई सिस्टम है, या उस पर आप अपना स्मार्टफोन इंटीग्रेट करके गाने सुन सकते हैं, ठीक है, तो वो उसके फीचर्स में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कन्फॉर्मेंस। तो ये किसी भी प्रोडक्ट के अगेंस्ट जो उसकी स्पेसिफिकेशन लिखी होती है, फ़र्ज़ करें गीज़र के अगेंस्ट लिखा हुआ है कि ये 10 मिनट के अंदर आपका पानी गर्म कर देगा, ठीक है, तो एक स्पेसिफिकेशन लिखी हुई थी प्रोडक्ट के अगेंस्ट। तो ये अगर उस पर पूरा उतरती है प्रोडक्ट, तो इसका मतलब ये है कि वो कन्फर्म कर रही है उस स्पेसिफिकेशन को जो कि उसके बारे में लिखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ड्यूरेबिलिटी।
तो ये किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। जैसा हर प्रोडक्ट की कोई ना कोई लाइफ होती है। अब जैसे मैट्रेस की होती है, अक्सर औकात लिखा होता है जी 25 साल इसकी वारंटी है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं गाड़ी की बात करूं तो कुछ कंपनीज ये कहती हैं कि हमारी गाड़ी की 14 साल जो है वो लाइफ है, तो ये उसकी ड्यूरेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है रिलायबिलिटी, जो किसी भी प्रोडक्ट की कारकर्दगी को रिप्रेजेंट करता है कि वो वक्त के साथ साथ मुसलसल अच्छा परफॉर्म कर रही होगी, ठीक है, वो प्रोडक्ट। अगर तो ऐसा नहीं करी तो हम कहेंगे ये प्रोडक्ट जो है वो रिलायबल नहीं है, ठीक है। अब जैसे गाड़ी के केस में आप नहीं एक्सपेक्ट करते कि वो बार बार ख़राब होगी, अगर तो वो ख़राब होगी तो वो रिलायबल नहीं होगी, ठीक है। फिर हमारे पास है परसीव्ड क्वालिटी। तो परसीव्ड क्वालिटी ये है कि उस प्रोडक्ट जिसको आप खरीदने जा रहे हैं उसकी मार्केट में रेपुटेशन क्या है, लोग उसके बारे में क्या राय रखते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें अगर कोई गाड़ी है, उसके बारे में अगर कोई कहता है ये जी टॉप रेटेड कार है, तो वो एक परसीव्ड क्वालिटी है उस गाड़ी के बारे में, ठीक है। तो ये भी सेवन्थ डायमेंशन है। लास्ट डायमेंशन हमारे पास है जी सर्विस एबिलिटी, ठीक है। तो सर्विसबिलिटी में ये होता है कि आफ्टर सेल सर्विसेज को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो उसके बाद आपको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ सवालात हो सकते हैं, कुछ रिक्वेस्ट हो सकती हैं, कुछ शिकायत हो सकती हैं, तो उसको किस तरीके से वो कंपनी हैंडल कर रही है, ठीक है। तो वो सर्विसबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास यही डायमेंशंस ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी। नेक्स्ट हमारे पास है जी 5 डायमेंशंस ऑफ सर्विस क्वालिटी। अच्छा, इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो प्रोडक्ट रिलेटेड डायमेंशंस थी क्वालिटी की, ठीक है। तो ये अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सर्विस रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें एक कीवर्ड आपको दिख रहा होगा रेटर के नाम से। ये जो यहाँ पर इसकी 5 डायमेंशंस दी गई हैं, उनके जो पहले लेटर्स हैं उससे एक कीवर्ड बनाया गया है रेटर। तो इसको आप याद रख सकते हैं, अगर आप इसको रिकॉल करना चाह रहे होंगे एग्जाम में तो ये आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो आइए इसको एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रिलायबिलिटी। तो सर्विस के केस में रिलायबिलिटी क्या होगी कि आपसे कंपनी जो वादा करे उस पर वो पूरा भी उतरे, ठीक है। फ़र्ज़ करें कोई कंपनी है जो कि आपको ऑनलाइन होम डिलीवरी की फैसिलिटी दे रही है और वो फूड डिलीवर करती है और वो ये कहती है कि 30 मिनट के अंदर आपको आपके होम एड्रेस पर आपको खाना डिलीवर हो जाएगा, और वो जो कहती है उस पर पूरा भी उतरती है, तो हम ये कहते हैं कि जी ये रिलायबल सर्विसेज देती है, ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं करती तो फिर हम कहेंगे कि ये रिलायबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एश्योरेंस। तो आप किसी जगह पर जो सर्विस लेने गए हैं वहाँ का कोई स्टाफ होगा, फॉर इंस्टेंस आप हॉस्पिटल गए हैं या आप किसी होटल गए हैं या किसी बैंक गए हैं, तो वहाँ का जो स्टाफ है वो अगर आपको एक्सपर्ट्स लग रहे हैं अपनी उस फील्ड के, ठीक है, या फिर आप उनसे जो मालूमात ले रहे हैं वो उनके पास हैं, वो नॉलेजेबल हैं, ठीक है, तो ये एश्योरेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है टैंजिबल्स। तो जिस जगह पर आप सर्विसेज हासिल करने गए हैं वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दिखी होंगी, ठीक है, कुछ फैसिलिटीज़, कुछ सामान दिखा होगा। जिस तरह आप फ़र्ज़ करें आप किसी रेस्टोरेंट गए हैं खाना खाने के लिए, तो आपको किसी हॉल बिठाया गया होगा, वो हॉल कैसा दिखता है, जिस टेबल बिठाया है वो टेबल कैसा था, ठीक है। आपको इनिशली कोई मेन्यू दिया गया जिस पर फूड आइटम्स लिखे हुए थे, वो मेन्यू कैसे दिख रहा था, ठीक है। तो ये उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, उन तमाम चीज़ों को टैंजिबल्स कहते हैं सर्विस इंडस्ट्री में। नेक्स्ट हमारे पास है एम्पैथी। अब जहाँ पर आप सर्विसेज हासिल करने गए हैं, ठीक है, वहाँ का स्टाफ कैसा था, ठीक है, वो आपसे अच्छे तरीके से बात कर रहा था, वो केयरिंग एटीट्यूड शो कर रहे थे, ठीक है, आपको अटेंशन दे रहे थे, ठीक है। तो ये एम्पैथी में आता है, ठीक हो गया। लास्ट में हमारे पास है रिस्पॉन्सिवनेस। तो फ़र्ज़ करें आप किसी बैंक गए कोई शिकायत करने, कोई मालूमात लेने या कोई रिक्वेस्ट करने, या फिर आपने किसी हेल्पलाइन कॉल की किसी टेलीकॉम कंपनी कर, वहाँ पर आपने सर्विसेज कुछ हासिल करना थी, लेकिन वहाँ के स्टाफ ने आपको रिस्पॉन्स ही नहीं दिया या वो विलिंग ही नहीं थे कि आपको फैसिलिटेट करें या सपोर्ट करें, ठीक है, तो वो फिर नॉन रिस्पॉन्सिव कहलाई जाएगी वो सर्विसेज, ठीक है। या इस केस में अगर मैं कहूँ कि जी आपने हेल्पलाइन कॉल की और 5 सेकंड के अंदर आपको जो है उन्होंने रिस्पॉन्स भी दिया और उसके बाद आपके मसले को सुना और उसको हल भी किया, तो वो रिस्पॉन्सिव कहलाएगा, ठीक है। तो ये वो 5 डायमेंशंस हैं सर्विस क्वालिटी से जो एसोसिएट की जाती हैं, और एक सर्विस प्रोवाइडर की ये कोशिश होती है कि वो इन पर बेहतर तरीके से काम करे ताकि आप सेटिस्फाइड हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास आपके इस लेक्चर के स्टार्ट में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे क्वालिटी रिलेटेड, तो उनको एक नज़र देख लेते हैं। तो पहले तो ये बताया जा रहा है कि कंपनीज जो हैं वो एक अच्छे रेवेन्यू को यानी प्रॉफिट को वो हमेशा से एसोसिएट नहीं करती थी क्वालिटी के साथ, ठीक है। वो ये नहीं समझती थी कि आप प्रोडक्ट या सर्विस अच्छी क्वालिटी के देंगे तो उससे आपका रेवेन्यू या प्रॉफिट्स बढ़ेंगी, ठीक है। और लोग भी जो कस्टमर्स हैं वो ऐसा सोचते थे कि कोई चीज़ जितनी ही महंगी होगी उतनी वो क्वालिटी की होगी, जबकि एक्सल में ऐसा नहीं है, ठीक है। ये फ़िलासफ़ी जो है वो गलत है। अब इधर जो है हम दो किस्म की हमारे पास फ़िलासफ़ीज़ एग्जिस्ट करती थी, एक अमेरिकन थी और एक जापानीज़ थी, ठीक है। अमेरिकन 70s 80s में ये कहते थे कि आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस जितनी ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे उतना आपका रेवेन्यू बढ़ेगा,
ठीक है। या वो बात करते थे कि कॉस्ट कटिंग की जाए, ठीक है। यानी जहाँ जहाँ पर आपसे कोशिश हो सकती है कि आप पैसे बचाएं, वहाँ पर अपने पैसे आप बचाएं और ज़्यादा ज़्यादा सर्विसेज या प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करें, ठीक है। जबकि इसके बरक्स जापानीज़ जो लोग थे वो अपनी इंडस्ट्री में ये करते थे कि वो क्वालिटी मैनेजमेंट पर ज़्यादा तवज्जो देते थे, उसको अटेंशन देते थे। हॉली ग्रेल का मतलब ये है कि उनके लिए क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट होती थी, उनके लिए बहुत अहमियत रखती थी। ठीक हो गया। और यही वजह है कि फिर जापानीज़ मैन्युफैक्चरर्स ने 70s 80s के बाद जो अमेरिकन जितनी भी मार्केट्स थी, वो ख्वाह गाड़ी की हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की हो, वो उन्होंने सारी की सारी कैप्चर की, ठीक है। और वो किस तरह कैप्चर की उन्होंने, कि उन्होंने क्वालिटी की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की और उस लोगों का एतमाद हासिल किया उन्होंने। इसके बाद उसी जापानीज़ की जितनी भी कंपनीज थी, उनके रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट्स और प्रोडक्टिविटी जो है वो काफ़ी बढ़ गए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है एवोल्यूशन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। अच्छा, इस टॉपिक में हम देख रहे होंगे कि क्वालिटी मैनेजमेंट का आगाज़ कैसे हुआ और उनमें किन लोगों की कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो दौर कहलाता है जिसमें हैवी मशीनरी आई, ठीक है। इसमें हर इंसान को कहा गया कि आपका ये स्किल है, आपने यही काम करना है, और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना दिए गए, जिस तरह मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, कस्टमर केयर हो गया, प्रोक्योरमेंट हो गया, ठीक है, आईटी हो गई, ठीक है। तो उस दौर से पहले की बात की जा रही है कि क्राफ्ट्समैन होते थे जो कि स्किल्ड रिसोर्सेज होते थे, चंद ही होते थे, और वो हर स्टेप खुद ही कर रहे होते थे। फ़र्ज़ करें कोई प्रोडक्ट या सर्विस प्रोड्यूस करनी है, उसके 4 स्टेप्स हैं, तो वो जो 2-3 स्किल्ड लोग होते थे वो इन चारों स्टेप्स पर काम कर रहे होते थे, और वो इंश्योर करते थे कि क्वालिटी का काम किया जाए ताकि एट द एंड अच्छी प्रोडक्ट या सर्विस प्रोड्यूस हो, और उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन भी अच्छी रहती थी, ठीक है, क्योंकि उन चारों लोग जो हैं या 3 लोग जो हैं वो इन चारों स्टेप्स पर खुद ही काम कर रहे होते थे, ठीक है। उसके बाद जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, तो हर एक रिसोर्स को, जो एम्प्लॉय था, उसको अपनी स्किल्स के मुताबिक अलग अलग काम पे लगा दिया गया। कुछ लोगों को कहा गया आपने सिर्फ ये स्टेप देखना है, किसी को कहा गया ये स्टेप देखना है, किसी ने ये स्टेप सिर्फ देखना शुरू किया, किसी ने सिर्फ ये स्टेप्स, ठीक है। और मशीन्स को इन्वॉल्व किया गया। मशीन्स की इन्वॉल्वमेंट तो एक अच्छी चीज़ थी, प्रोडक्शन और क्वालिटी तो बेहतर हुई, लेकिन इन लोगों के आपस में जो है ना वो कोऑर्डिनेशन का फुकदान आ गया, ठीक है। ये जो लोग थे ये सिर्फ इसी स्टेप पे काम कर रहे थे, ठीक है, इनको इस स्टेप की एग्जैक्ट खबर नहीं है। तो उस कोऑर्डिनेशन से नुकसान ये हुआ कि एट टाइम्स जो है आपकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हुई, ठीक है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि वो क्राफ्ट्समैन का, उन स्किल्ड रिसोर्सेज का दौर जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा बेहतर था। लेकिन उसके बाद कुछ एवोल्यूशन आई, ठीक है, कुछ क्वालिटी मैनेजमेंट के टेक्निक्स और साइंटिफिक मेथड्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए, और इनमें जिन लोगों की कॉन्ट्रीब्यूशंस रहीं, खदमात रहीं, उनका अब आगे जिक्र है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास हैं फेडरिक टेलर, ठीक है, इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। इन्होंने जदीद साइंटिफिक तरीके जो है वो इंट्रोड्यूस कराए मैनेजमेंट में। अच्छा, इनका एक मेजर पर्सपेक्टिव ये था कि आप कोई भी चीज़ कस्टमर को दे रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं, तो उसको देने से पहले आप इंस्पेक्ट कर लें, उसको एक बार खुद से चेक कर लें, देख लें कि उसमें कोई मसले मसाइल तो नहीं है, ठीक है। तो एक ये टेक्निक जो है वो ऐड की गई। नेक्स्ट हमारे पास है रेडफोर्ड। तो इन्होंने क्वालिटी के कॉन्सेप्ट को प्रोडक्ट की डिज़ाइन फेज़ के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है। डिज़ाइन फेज़ वो फेज़ होती है जो कि इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन यानी प्रोडक्ट के बनने से पहले वाली फेज़ होती है, ठीक है। तो उससे हुआ ये कि प्रोडक्टिविटी भी जो है वो प्रोडक्ट्स की इम्प्रूव हुई, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाना शुरू हो गए कंपनीज, और उसके बाद आपकी कॉस्ट्स भी जो है बनाने की वो भी कम हुई, और प्रोडक्ट्स भी हाई क्वालिटी की बनना शुरू हुई, ठीक है, क्योंकि आप पहले से ही डिज़ाइन अच्छा बना लेते थे, उसके बाद चीज़ भी अच्छी बनती थी। नेक्स्ट हमारे पास है वॉल्टर शेवार्ट। तो इन्होंने एसपीसी चार्ट्स, जिसको स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल चार्ट्स कहते हैं, उनको इंट्रोड्यूस कराया। ये चार्ट्स बेसिकली ज़्यादातर कंट्रोल फेज़ में यूज़ होते हैं। आप ऐसा समझ लें कि अगर कोई प्रोडक्ट बना ली, तो उसके बाद उसको मॉनिटर करना कि वो अपनी स्पेसिफिकेशन लिमिट्स के अंदर परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही, या अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर आप इंप्रूवमेंट ले आए हैं, तो उसके बाद वो प्रोडक्ट या सर्विस जो है अपनी वो जो डिज़ायर्ड जो इम्प्रूव्ड लिमिट्स हैं उन्हीं के अंदर परफॉर्म कर रही नहीं कर रही। आपको एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। फ़र्ज़ करें एक कंपनी है जो कि आयरन रॉड्स बनाती है, ठीक है, और उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो आयरन रॉड जो बना रही है वो 10 फुट से कम नहीं होनी चाहिए और 11 फुट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो ये लेंथ्स अगर होंगी तो वो जहाँ पर वो यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर वो फिट हो सकती है। इससे कम होगी, इससे ज़्यादा होगी, तो फिर वहाँ पे फिट करने में मसला आएगा, ठीक है। तो ये जो नीचे वाली लिमिट है, ठीक है, इसको लोअर कंट्रोल लिमिट कहते हैं, ठीक है, एलसीएल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये अपर कंट्रोल लिमिट होती है, ठीक है।
ये चार्ट का एक हिस्सा हो गया। अब इसके अंदर फिर आप फ़र्ज़ करें रॉड बनाई जा रहे हैं, तो एक रॉड बनाया, दूसरा बनाया। अब हर एक रॉड की आपके पास रेटिंग्स आ रही हैं, ठीक है, कि ये कितने फुट का बना है, कितने फुट का बना, ठीक है। कोई 10 फुट का बन गया, कोई 11 फुट का बन गया, कोई 11 फुट से कम का बन गया, ठीक है, कोई 10.5 फुट का बन गया। अब ये इस तरीके से रीडिंग्स आ रही होती हैं, ठीक है। जहाँ पर कोई रॉड जो है, जिस तरह अब ये एक रीडिंग बाहर चलेगी, ये कहीं 12 फुट का बन गया, ठीक है, और यहाँ पर एक रीडिंग नीचे आ गई, ठीक है, ये चल रही है। तो ये जो दो रीडिंग्स आई, एक 12 फुट की और फ़र्ज़ करें ये एक 9.5 फुट की आई, तो ये ज़ाहिर कर रही है एसपीसी चार्ट में कि आपकी जो है वो वेरिएशन इतनी ज़्यादा हो गई कि यहाँ पर डिफेक्ट्स प्रोड्यूस हुए। तो ये किस्म का मॉनिटर कर रहा होता है ये चार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर फिर पता लगता है कि जी कोई मसला आया था और उसको फिर फिक्स किया रहता था कि दोबारा ना हो ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डॉज और रोमे की कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। तो इन्होंने एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग के कुछ टेबल्स इंट्रोड्यूस करा है। इसमें होता ये था कि फ़र्ज़ करें प्रोडक्ट्स की एक लॉट है जिसमें 50 प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, तो उनमें से किसी एक प्रोडक्ट को चेक किया जाता था। अगर तो वो ठीक होता था तो माना जाता था कि तमाम का तमाम लॉट ठीक है, और अगर उसमें से कोई एक प्रोडक्ट जो है वो ख़राब निकलती थी तो ये माना जाता था कि तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स ख़राब बनी होंगी, ठीक है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट हमारे पास 1940s में कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो यूएस आर्मी ने कुछ स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग टेक्निक्स को जो है वो इंट्रोड्यूस कराया अपने इंजीनियर्स को ट्रेन करने के लिए। तो उसमें कुछ ऐसी टेक्निक्स थी, फॉर इंस्टेंस आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स बन चुकी हुई हैं, ठीक है, तो उसमें से आप कुछ को देखते थे कि वो ठीक बनी या नहीं बनी। तो रैंडम सैम्पलिंग, इसको उठा लिया, इसको उठा लिया, देख लिया, ठीक है, इसके थ्रू भी आप देखते थे। या आपके पास अगर कोई प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं तो उनमें से दो दो के क्लस्टर्स को देख लिया, इन दो को देख लिया, इन दो को देख लिया, ठीक है। या फिर अगर आपके पास कोई पार्ट्स पड़ी हुई हैं तो आपने दिन के हिसाब से देखा कि दिन के 9 बजे की जो बनी है, इस दिन की जो 9 बजे की बनी है और इस दिन की जो 9 बजे की बनी है देखनी है, ठीक है। या शिफ्ट्स के बारे, तो डिफरेंट तरीके उन्होंने इंट्रोड्यूस किए सैम्पलिंग के कि जिसके थ्रू वो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को देखते थे। फिर इसके बाद अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी कंट्रोल, जिसको ASQC कहा जाता है, जो कि आप ASQ के नाम से भी जानी जाती है, उसको फॉर्म किया गया, ठीक है। तो इन्होंने क्वालिटी कंट्रोल के मेथड्स को इंट्रोड्यूस किया। क्वालिटी कंट्रोल को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बना लेते हैं तो उसको कस्टमर तक भेजने से पहले उसको एक बार इंस्पेक्ट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि वो ठीक बनी है नहीं बनी, ठीक है। तो अक्सर प्रोडक्ट्स पर आपने देखा होता है कि लिखा होता है कि QC पास्ड, तो वो क्वालिटी कंट्रोल के थ्रू चेक की गई होती है और फिर आपको भेजी गई होती है। अगर उसमें फॉल्ट होता है तो उसको आप तक पहुंचाया नहीं जाता, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डेमिंग, जुरैन और फिगनबाउम की कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। तो इन्होंने क्वालिटी एश्योरेंस और टोटल क्वालिटी कंट्रोल के कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस कराया। क्वालिटी एश्योरेंस में ये होता है कि अगर आपकी कंपनी कोई प्रोडक्ट या सर्विस प्रोड्यूस कर रही है तो प्रोडक्शन के दौरान ही इंस्पेक्ट किया जाता है कि वो प्रोडक्ट या सर्विस सही प्रोड्यूस हो रही है या नहीं। अगर गलत हो रही होती है तो उसको फिर फिक्स किया जाता है, ठीक है, और उस रीज़न को जिसकी वजह से वो गलत प्रोड्यूस हो रही है उसको भी करेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है टोटल क्वालिटी कंट्रोल। तो इसमें ये होता है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, जिस तरह मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, प्रोक्योरमेंट हो गया, फाइनेंस हो गया, आईटी हो गई, ठीक है, कस्टमर केयर हो गया। इस तरीके से एक और डिपार्टमेंट होता है क्वालिटी अश्योरेंस का, ठीक है, या क्वालिटी कंट्रोल का। तो ये कहा गया है कि ये जिम्मेदारी के इन सब डिपार्टमेंट्स ने जो जो काम करना है वो सही कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये सिर्फ इस डिपार्टमेंट पर नहीं आयद होती, ठीक है। तो टोटल क्वालिटी कंट्रोल के तहत ये कहा जाता है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो क्वालिटी के साथ करें, ठीक है। तो वो अपनी हर एक्शन के खुद जिम्मेदार होते हैं और उनको कहा जाता है कि आपने ये काम क्वालिटी के साथ करना है, ना कि किसी एक डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फिलिप क्रॉसबी। तो इनको क्वालिटी गुरु भी कहा जाता है और उन्होंने ज़ीरो डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा है। ये उस टाइम यूएस आर्मी के साथ मिसाइल्स टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे। तो उनका कहना ये था कि जी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करा है जिसमें किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को अगर प्रोड्यूस किया जा रहा है तो उसके अंदर ज़ीरो डिफेक्ट हो, ठीक है। तो ऐसी टेक्निक्स और टूल्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए। लास्ट में हमारे पास 1970s में फिर मैन्युफैक्चरिंग से हट के एम्फेसिस होने लगा सर्विसेज पार्ट पे। फ़र्ज़ करें कोई कंपनी है जो कि कुछ प्रोडक्ट्स बनाती है, तो वो प्रोडक्ट्स तो क्वालिटी के बनाए ही, लेकिन फिर उसके बाद वो आफ्टर सेल सर्विसेज भी अच्छी थे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि उसके बारे में मालूमात हासिल कर रहे होंगे, ठीक है, कुछ सेल्स लीड जनरेट हो रही होंगी, कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे होंगे तो उन रिक्वेस्ट को अच्छे तरीके से हैंडल किया जाए, कुछ शिकायत कर रहे होंगे तो उन शिकायत को अच्छी तरीके से हैंडल किया जाए। तो सर्विसेज पार्ट पे ज़्यादा एम्फेसिस होने लग गया, ठीक है। तो उसके बाद भी एक रेवोल्यूशन आया और ये ज़्यादातर आपको देखने को मिला होगा कि हेल्थ केयर में, बैंकिंग सेक्टर में या ट्रैवल इंडस्ट्री में किया गया, जिसके बाद काफ़ी एक्सपीरियंस इंप्रूव हुआ कस्टमर्स का, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास लेट 1970s में डेविड गार्मिन की कॉन्ट्रीब्यूशंस है। इन्होंने एक थ्योरी प्रेजेंट की जिसमें इन्होंने बताया कि कोई भी गलती होने से पहले अगर आप उसको रोक लें ताकि वो हो ही ना, ठीक है, तो ये ऐसे ही होगा कि आप क्वालिटी एश्योरेंस के कॉन्सेप्ट को कन्वर्ट कर रहे होंगे स्ट्रेटेजिक क्वालिटी अप्रोच में। और स्ट्रेटेजिक क्वालिटी अप्रोच जो है वो सुपरलेटिव फॉर्म है, यानी ज़्यादा बेहतर फॉर्म है क्वालिटी एश्योरेंस की, ठीक है। तो आप कोई भी गलती उसके होने से पहले ही उसको रोक रहे हैं ताकि वो गलती हो ही ना, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ और मेजर कंट्रीब्यूटर्स का जिक्र है जिन्होंने ज़्यादा अहम किरदार अदा किया था क्वालिटी मैनेजमेंट की एवोल्यूशन में। तो इनको मैं ज़्यादा डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि इस तरह के सवाल ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ रहे होते हैं और आपको सिर्फ ये याद रखना होता है कि किस कंट्रीब्यूटर का क्या नाम था, किस सन में उनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी, ठीक है। तो उसको एक्सप्लेन नहीं करना होता है कि ये इससे मुराद क्या है। बहरहाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हैं वॉल्टर शेवार्ट। तो इनका हमने ऑलरेडी जिक्र किया था कि इनकी कंट्रीब्यूशन है एसपीसी चार्ट के हवाले से, जिसको हम स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल चार्ट भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हैं एडवर्ड्स डिमिंग। इन्होंने 14 पॉइंट्स फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट प्रेजेंट की। इसके बाद उन्होंने कॉमन कॉज ऑफ वेरिएशन पे भी काम किया। अच्छा, वेरिएशन क्या होती हैं, ठीक है। वेरिएशन ये होती है कि फ़र्ज़ करें आप, एक कंपनी कमिट करती है कि जी हम 2 घंटे के अंदर कस्टमर का मसला हल करते हैं, ठीक है। लेकिन कभी वो आप 5 मिनट में कर लेते हैं, कभी 10 मिनट में कर लेते हैं, कभी आप एक दिन में कर लेते हैं। तो ये जो आप जितना डिविएट कर रहे हैं ना अपने उस स्टैंडर्ड टाइम से, वो वेरिएशन कहलाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जोसेफ एम जुरैन, ठीक है। तो ये फेमस है अपने कॉन्सेप्ट के लिए, इसका नाम है क्वालिटी इज़ दी फिटनेस फॉर यूज़। फिर एरमंड फेमिंग बॉन्ग है, ये जाने जाते हैं क्वालिटी इज़ अ टोटल और टोटल फंक्शन इसके लिए। फिर फिलिप बी क्रॉसबी है, इनका हमने ऑलरेडी इससे पहले भी देखा था जब ये किसी मिसाइल टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे यूएस आर्मी के साथ ज़ीरो डिफेक्ट के कॉन्सेप्ट पर। तो यहाँ पर क्वालिटीज़ फ्री के बारे में कहा गया है। तो इसके बारे में कहा गया है कि आप कोई भी काम पहली बार सही तरीके से कर रहे होंगे, मतलब कोई सर्विस अगर पहली बार सही तरीके से दे रहे हैं या कोई प्रोडक्ट सही तरीके से बना रहे हैं, तो आपको ऐसे ही होगा कि वो आपके लिए फ्री होगी। क्योंकि आप अगर सही तरीके से कर रहे होंगे तो आपके पास रिपेयरिंग के लिए, शिकायत के लिए या रिप्लेसमेंट के लिए नहीं आ रही होगी, क्योंकि आपके खर्चे जो है वो उसी पर फिर ज़्यादा होते हैं, या उसके बारे में शिकायत हैंडल नहीं करना पड़ रही होंगी आपको, ठीक है। तो इसलिए क्वालिटी इज़ फ्री। फिर इसके बाद हमारे पास दो एशियंस हैं, ठीक है, जापानीज़। इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस है। हाँ, इशिकावा, इन्होंने फिश बोन डायग्राम, जिसको हम कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम भी कहते हैं, उसको इंट्रोड्यूस कराया। इसमें होता ये है कि एक फ़िश टाइप की एक डायग्राम जो है वो बनाई जाती है, ठीक है। और ये ज़्यादातर यूज़ होती है जब आपने कुछ प्रॉब्लम, जो इश्यूज, जो आपको जो इफ़ेक्ट आ रहा है उसके अगेंस्ट कुछ कॉजेज़ आइडेंटिफाई करने हो, ठीक है। कि वो मैन रिलेटेड हैं, मशीन रिलेटेड हैं, एनवायरनमेंट रिलेटेड हैं, ठीक है, प्रोसेस रिलेटेड हैं, या जो भी मसले मसाइल हैं उनको आप एक एक करके यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, उन कॉजेज़ को जो कि बाद में उस इशू को, उस इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि आपको फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। तो लास्ट में हमारे पास हैं तगुची। इन्होंने रोबस्ट डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट को जो है वो इंट्रोड्यूस किया। प्रोडक्ट के केस में अगर मैं बात करूँ तो पहले लैपटॉप्स जो है हमारे ज़्यादातर जो नए बन के आ रहे थे, तो वो अक्सर एक टेम्परेचर पे काम कर रहे होते थे कि उनको ठंडे कमरों में रखना होता था, तो वो ये सही परफॉर्म करते थे। रोबस्ट आप नहीं कह सकते थे उनको। अब जो नए लैपटॉप्स आ रहे हैं, इनको आप इवन गर्मी में भी अगर आप यूज़ करें जहाँ पर एसी ना लगा हो, तो वहाँ पर भी ये सही काम कर रहे होते हैं। बहुत ठंडे इलाके में अगर आप यूज़ करना चाहें तो वहाँ पर भी सही काम कर रहे होते हैं। तो रोबस्ट डिज़ाइन है। घड़ी के केस में आप कह लें कि अगर वो पानी में भी गिर जाए तो वाटर रेजिस्टेंट होती है, ठीक है। ज़्यादा गर्मी में भी सही चल रही होती है, बारिश में भी सही चल रही होती है। तो रोबस्ट डिज़ाइन है। अगर मैं कहूँगा कि जी सर्विस इंडस्ट्री में कोई जो है एक एरिया वो रोबस्ट नहीं है, कोई बैंक है जो कि किसी एक शहर में सही काम कर पा रहा है लेकिन किसी और शहर या बाकी शहरों में नहीं कर पा रहा, तो मैं कहूँगा कि वो रोबस्ट नहीं है, ठीक है। तो ये रोबस्ट डिज़ाइन की डेफिनेशन थी। उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप अपने कमेंट से अपना फीडबैक लाजमन शेयर कीजिएगा। उम्मीद है आपके साथ फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।